हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था बेस्ड ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। वो क्वेश्चन उस सेशन में जो हमने क्वेश्चन किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि उस सेशन में पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चन किया था वो पिछले कंसेप्ट में से थोड़ा डिफर था। उसमें हमने कॉल्स इन एरियर्स और जो अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होता है उसमें डिफरेंट कैलकुलेशन की थी थोड़ी सी। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे जब तक हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं हो जाएगी, जब तक हम सारे कंसेप्ट्स को कवर नहीं कर लेंगे। हमें अभी चार पाँच क्वेश्चंस और करने हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के हैं। ठीक है, तो आज हम अपना पहले नया कंसेप्ट उठाते हैं, फिर जब इस कंसेप्ट के बाद हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव ही होंगे, बड़े लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमारे सारे पॉइंट्स कवर होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट दैट इज़ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट में? केवल फॉरफिटेड, जो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। अब कंपनी चाह रही है कि जो हमने शेयर्स जब्त कर लिए हैं उसको दोबारा से री इशू कर दिया जाए। इस जब्त शेयर को क्या करना है? री इशू करना चाहती है कंपनी। ठीक है, यानी कि उस शेयर होल्डर के बजाय अब किसी और को वो शेयर्स अलॉट कर देना चाहती है, क्योंकि कंपनी के पास तो वो शेयर्स क्या हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर किसी को री इशू कर देगी तो क्या हो जाएगा, कंपनी के पास और फंड आ जाएगा थोड़ा। तो कंपनी के पास क्या है, फॉरफिटेड शेयर के दो ऑप्शन है, या तो वो उसको कैंसिल कर दे या उसको री इशू कर दे। अगर कैंसिल कर देगी तो उसके पास क्या हो जाएगा, कोई फंड नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा कंपनी को। और अगर री इशू करती है तो कंपनी के पास फंड आ जाएगा, पैसा आ जाएगा शेयर होल्डर से, तो कंपनी के लिए बेनिफिटेड है ये। और जो ये शेयर्स कंपनी इशू करेगी, ये क्या कर सकती है, जो री इशू करेगी कंपनी जो शेयर्स, इसको पार वैल्यू पे भी कर सकती है, जितने की शेयर की वैल्यू थी, इसको प्रीमियम पे भी कर सकती है, एंड थर्ड वन इसको डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अब तक हमने पार वैल्यू और प्रीमियम के क्वेश्चंस तो किए कि पार वैल्यू पे इशू करती है, प्रीमियम पे करती है, लेकिन अब डिस्काउंट पे भी कर सकती है। इस री इशू के केस में री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनके री इशू के केस में कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काउंट पे भी शेयर इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी अगर डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करती है, मतलब कि जिसको शेयर्स अलॉट कर रही है फॉरफिटेड शेयर्स, तो उसको डिस्काउंट दे रही है अगर कंपनी, तो डिस्काउंट अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए, किससे? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब कि कंपनी उतना ही अमाउंट डिस्काउंट पे दे सकती है जितना उसने ऑलरेडी फॉरफिटेड शेयर्स पे रिसीव कर चुका है, जितना उसने जब्त कर लिया है पैसा। ठीक है, पुराने शेयर होल्डर से उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती, वरना क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। लेट सपोज किसी एक शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये है। ठीक है, कंपनी ने उस पर 200 रुपये ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। जब उसे फॉरफिट किया तो पुराने शेयर होल्डर से उसने 200 रुपये जो रिसीव किए हुए हैं उसको फॉरफिट कर लिया है। तो अब 800 रुपये और रिसीव करने थे कंपनी को, लेकिन जो शेयर होल्डर है जिससे फॉरफिट किए हैं शेयर्स, उसने 800 रुपये पे नहीं किए, तो कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर लिए शेयर्स। अब जब कंपनी इसको शेयर्स, अब वैल्यू कितनी रह गई शेयर की, 800 रुपये रह गई, क्योंकि 200 रुपये हम ऑलरेडी उस पर रिसीव कर चुके हैं। अगर इस 800 की शेयर की वैल्यू को कंपनी अगर 600 में बेचती है तो 200 रुपये का क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉस, क्योंकि 1,000 शेयर की वैल्यू है। ठीक है, 200 रुपये ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, और अगर 600 रुपये में और बेचेगी तो टोटल कंपनी के पास कितने आए, 800 रुपये तो आए कंपनी के पास, क्योंकि 200 रुपये पहले जो शेयर फॉरफिट किया जिस शेयर होल्डर से, उससे 200 रुपये रिसीव किए, और अगर जो नए शेयर होल्डर को, ये क्या है, पुराने शेयर होल्डर से रिसीव किए, अब किसी और को बेचेगी, नए शेयर होल्डर को,
उससे अगर 600 मिलेंगे तो कंपनी के पास टोटल कितना है 800 रुपये, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी है 1000 रुपये, तो कंपनी को लॉस कितना हो गया 200 रुपये का। तो इसीलिए ये क्या रूल है, ये रूल यही है कि आप डिस्काउंट अमाउंट उतना ही दे सकते हैं जितना ऑलरेडी रिसीव, तो मतलब कि कंपनी 200 रुपये का ही डिस्काउंट शेयर होल्डर को दे सकती है। तो अल्टीमेटली उसे कम नए शेयर होल्डर को जब वो बेचेगी तो उसे कितने रुपए लेने होंगे, उसको नए शेयर होल्डर को 800 रुपये लेने होंगे उसे नए शेयर होल्डर से। 200 रुपये का डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है फ़ायदेमंद, क्योंकि कंपनी ने 200 रुपये तो पहले से ही रिसीव कर चुके हैं उस शेयर पर। तो 200 रुपये ना भी रिसीव करें नए शेयर होल्डर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 200 पहले से रिसीव हो चुके हैं, तो 800 तो रिसीव करने ही पड़ेंगे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है कंपनी शेयर होल्डर को, नए शेयर होल्डर को कितना दे सकती है 200 रुपये। और जो कंपनी डिस्काउंट अलाउड करेगी, डिस्काउंट अलाउड करती है इफ़ अलाउड, तो ये किस में डेबिट होगा, डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे डिस्काउंट अमाउंट से। लेट सपोज हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 500 रुपये पड़े थे, जो हमने पहले शेयर्स, जो कंपनी ने क्या किया, पुराने शेयर होल्डर से जब्त किए हैं पैसे, ये जब्त पैसे हैं, और कंपनी ने लेट सपोज केवल 200 रुपये का डिस्काउंट दिया नए शेयर होल्डर को। तो जो बाकी 300 रुपये हैं वो कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेगी किससे, डिस्काउंट अमाउंट से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, जितना डिस्काउंट हमने दिया है शेयर होल्डर को 200 रुपये का। ठीक है, और 500 रुपये हमने ऑलरेडी रिसीव किए हुए हैं शेयर फॉरफिटेड पे, तो 500 माइनस 200 तो कितने बचे 300 रुपीज़। इसको बाकी बचे पैसे को हम कहाँ पहुँचा देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये 300 जो है कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हमारा क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल समझते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू। लेट सपोज कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए हैं कितने, लेट सपोज 300 शेयर्स। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितने की है, 10 रुपये की। ठीक है, और इस पर कंपनी ने, तो ये कितनी वैल्यू हो गई इसकी, शेयर की वैल्यू 3000 रुपीज़ हो गई। इस पर कंपनी ने लेट सपोज 1000 ऑलरेडी रिसीव कर चुका है, मतलब रिसीव्ड हो चुका है, रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड। तो कंपनी ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुकी है, 1000 रुपये कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है पुराने शेयर होल्डर से। तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, 3000 जितने रिसीव करने थे माइनस जितने रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 2000 रुपीज़, 1000 रुपये डिस्काउंट दे सकती है। तो 2000 रुपये कंपनी को रिसीव करने ही होंगे, इससे ज़्यादा कम कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी उतना ही दे सकती है नए शेयर होल्डर को जितना उसने ऑलरेडी पैसा रिसीव कर लिया है अपने पुराने शेयर होल्डर से। अब लेट सपोज कंपनी ने जो रीइशू किया शेयर टू न्यू शेयर होल्डर, नए शेयर होल्डर जो है उसको अगर रीइशू करती है, लेट सपोज 2500 का उसने रीइशू किया। ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी थी 3000 और 2500 पे रीइशू किया है। तो कंपनी को देखो आज की वैल्यू क्या है शेयर की, 2000 रुपये, और 2500 रुपये में क्या करा उसने, बेच दिया, क्योंकि 1000 रुपये तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, 2000 वैल्यू है आज शेयर की, और 2500 में से बेच दिया, तो 500 रुपये क्या हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया है। तो 500 रुपये कहाँ पहुँचा देगी कंपनी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री। इसकी जनरल एंट्री कंपनी करेगी, कंपनी ने कितना रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 2500 रुपये से नया शेयर इसको रीइशू किया, और ये 1000 रुपये कहाँ पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में।
हम एंट्री करते थे ना जब शेयर फॉरफिट करते थे, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल फाइनल। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमारे कितना पड़ा हुआ है, 1,000 रुपये, ठीक है। अब वैसे तो कंपनी की जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 3,000 रुपये की है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी ने कितने पे दिया है, 2,500 रुपये में दे दिया है शेयर। तो इसका मतलब अब लॉस तो फिर भी नहीं हुआ क्योंकि 1,000 रुपये तो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है उन शेयर्स पर, ठीक है। 2,500 रुपये देने के बावजूद भी कंपनी को क्या हो रहा है, 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब जो 500 रुपये उसने थोड़ा सा कम वैल्यू पे दिया, 3,000 का शेयर 2,500 पे दिया, तो 500 का जो उसने एक तरह से डिस्काउंट दिया है किसको, नए शेयर होल्डर को, तो वो किससे चार्ज करेगी, जो उसने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है पैसा शेयर पर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से उसको चार्ज करेगी। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था फॉरफीचर की एंट्री में, उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, वैसे तो उसमें 1,000 रुपये पड़ा हुआ है, हमने 1,000 रुपये जब्त किया हुआ है, लेकिन हमने 500 रुपये कम वैल्यू पे शेयर बेचा है, तो 500 रुपये का जो डिस्काउंट हमने नए शेयर होल्डर को दिया है वो 500 रुपये ही हम केवल फॉरफीचर अकाउंट से चार्ज करेंगे, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब वो शेयर कैपिटल जो हमने फॉरफीचर के टाइम डेबिट कर दी थी शेयर्स फॉरफिटेड करते समय, अब फिर से उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3,000, ठीक है। बीइंग एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग कितने शेयर्स, 300 शेयर्स री इशूड फॉर ₹2,500, ठीक है। तो 2,500 पे हमने क्या करा, इसको री इशू कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री, अब देखो हमने 3,000 रुपये रिसीव करने थे, 2,500 हमने री इशू कर दिए, ठीक है। और 1,000 में हमारा क्या पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना पड़ा हुआ था, 1,000 रुपये पड़ा हुआ था, माइनस डिस्काउंट अलाउड, कितने का डिस्काउंट हमने अलाउड कर दिया, 3,000 का शेयर हमने 2,500 में बेच दिया है, तो 500 रुपये का डिस्काउंट हमने दे दिया जो हमने किससे चार्ज किया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो बाकी बचा अब कितना, 500 रुपये का प्रॉफिट कंपनी को, ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे अब, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा 1,000 से था, 1,000 हमने डिस्काउंट के लिए डेबिट कर दिया, और 500 रुपये हमने किस लिए कर दिया, डिस्काउंट के लिए डेबिट कर दिया। अब बाकी बचे जो 500 रुपये हैं शेयर फॉरफीचर में, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा एंट्री, नरेशन, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है ध्यान रखने की, कि कैपिटल रिजर्व में केवल उसी का प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे उन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स का जो री इशू किए हैं। शेयर्स फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में केवल उन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे जो री इशू हुए हैं। जो री इशू नहीं हुए उनका पैसा, ठीक है, हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। केवल जिन फॉरफिटेड शेयर्स को हमने री इशू किया है, मेन पॉइंट है री इशू, अगर री इशू नहीं किया तो हम, ठीक है, क्योंकि री इशू ही नहीं किया तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ ना। जब शेयर्स को री इशू करेंगे, ऑलरेडी कंपनी ने कोई शेयर्स था उस पर केवल 1,000 रुपये मिले, तो कैपिटल उस पर प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं।
जब तक रीइशू नहीं करेगी, उसे अच्छे दाम पे नहीं बेचेगी, तब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा कैपिटल प्रॉफिट, तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक रीइशू नहीं होगा तब तक कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि जो शेयर्स रीइशूड नहीं हो रहे हैं वो ऑलरेडी लॉस में है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा ही तो पैसा मिला है, उस पर पैसा तो हमें पूरा मिला ही नहीं है उन शेयर्स पे। जब उसको हम रीइशू करेंगे बाकी पैसा भी अब मिल जाएगा उस शेयर का, और हमने उसको अच्छे दाम पर बेचा, तब हमारा प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम इसको है ना थोड़ा सा दूसरी तरह से समझते हैं। लेट सपोज कंपनी ने टोटल शेयर्स फॉरफिटेड किए थे 600, ठीक है। उसमें से 300 शेयर्स जो फॉरफिट किए थे, ये भी फॉरफिट है, ये भी फॉरफिट है, लेकिन 300 को रीइशू किया और इन 300 को रीइशू नहीं किया, इनको किया। तो ये जो 300 हमने रीइशू किए थे शेयर्स फॉरफिटेड, इस पे हमें टोटल कितने रिसीव करने थे? रिसीव अमाउंट रिसीव करना था 3000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट शेयर होल्डर से हमने कितने जो फॉरफिट किए, जब उससे शेयर्स, तो कितने रिसीव किए फर्स्ट शेयर होल्डर से? फर्स्ट शेयर होल्डर रिसीव्ड, उससे हमने 1000 रुपये रिसीव्ड कर लिए थे। और सेकंड शेयर होल्डर को जब हमने रीइशू किया दूसरे शेयर होल्डर को, तो सेकंड शेयर होल्डर को जब रीइशू किया तो उसको कितने दिए? उससे कितने लिए? 2500 रुपये, ठीक है। अब शेयर की वैल्यू थी केवल 3000 रुपये और हम रिसीव कर चुके हैं 1000 प्लस 2500, तो 3500 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो 3500 हमने रिसीव कर लिया और 3000 उसकी वैल्यू थी शेयर्स की, तो 500 रुपये हमारे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया हमको। ये प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। क्योंकि ये रीशूड के लिए करे इसलिए हमें प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का। 300 शेयर्स जो थे वो हमने रीशू किए ही नहीं, उस पर लेट सपोज हमने 1500 भी रिसीव कर लिए हों शेयर्स, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी थी? 3000 रुपये थी। अब 1500 रुपये हमने केवल अब तक रिसीव किए, उस पर जो जब्त किया पैसा, तो 1500 तो फिर भी नहीं मिले हमको अभी। तो क्या हो गया? एक तरह से कंपनी को लॉस, मतलब कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू 3000 थी उस पर केवल 1500 ही मिले हैं, और 1500, इसलिए इस केस में क्या है? कैपिटल रिजर्व हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऑल्दो कंपनी का गया तो कुछ भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि कंपनी को मिले 1500 रुपये हैं, ठीक है, 1500 रुपये तो मिले ही है कम से कम, लेकिन उसको अभी हम प्रॉफिट में ट्रांसफ़र, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो वैल्यू थी 3000 थी शेयर की और मिले केवल उस पर 1500, ठीक है। तो इस केस में हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इस केस में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। होप है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब हम क्वेश्चनिंग पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हमारे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर्ड हो चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें जितने बचा कुछ और कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक होगा वो हमारा कवर्ड हो जाएगा। जितने भी डिफरेंट सिचुएशंस होती है क्वेश्चंस में, वो हमारे आने वाले क्वेश्चंस में जब हम 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो सब शॉर्ट आउट हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम या इशू आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।